गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। बीए बीएड, बीएससी बीएड, 4th ईयर, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आप पढ़ रहे हैं लैंगिक दुर्व्यवहार। प्रशिक्षणार्थियों, आपको सामाजिक, संवेगात्मक, आर्थिक, विभिन्न प्रकार के महिलाओं के संग होने वाले दुर्व्यवहारों को पढ़ाया गया। आज है अपना राजनीतिक दुर्व्यवहार। राजनीतिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आप देखते हैं कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी उनकी जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। प्रशिक्षणार्थियों, ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी पुरुषों के मुकाबले में बहुत कम है। चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, विधानसभा हो या पार्लियामेंट, संसद हो, वहां तक पुरुषों का ही बोलबाला है। महिलाओं की वहां बहुत कमी है। 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत 1993 में 33% आरक्षण क्षेत्रीय स्तर पर या त्रिस्तर पर ये आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय निकायों के लिए 33% आरक्षण 1993 में पारित हुआ। 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। लेकिन महिलाओं की जो भागीदारी है राजनीति में, वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है। प्रशिक्षणार्थियों, मुट्ठी भर महिलाएं हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं या राजनीति में हैं। अगर 2-3 देशों को छोड़ दिया जाए तो उनकी भागीदारी 10% से अधिक इन 2-4 देशों को, चाहे डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, फिनलैंड, आइसलैंड और फैरो आइलैंड, इनको छोड़ दें तो 10% से अधिक भागीदारी उनकी दुनिया में कहीं भी नहीं है। कारण है महिलाओं के संग उनको राजनीति में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और उनकी छवि को धूमिल किया जाता है। जबकि स्वतंत्र भारत में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं पीएम, सीएम, प्रेसिडेंट, गवर्नर सब कुछ बनी हैं। लंबी अवधि तक पीएम रहने का रिकॉर्ड भी है। श्रीमती इंदिरा गांधी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही, महिला प्रधानमंत्री के रूप। ममता बनर्जी, सुश्री जयललिता, सुश्री ममता बनर्जी, बहन कुमारी मायावती, श्रीमती वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपना परचम लहराया। लेकिन अफसोस की बात है कि विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में उनका प्रदर्शन बेहद खराब है। वो ना विधानसभाओं में पहुंच पाई हैं 33%, ना वो लोकसभा में पहुंच पाई हैं 33%। उनके आरक्षण की बात चलती है। महिला आरक्षण बिल 2008, आज 2020 है। 8 से वो राज्यसभा में पारित जरूर हुआ था,
लेकिन उसको अभी तक लोकसभा में पारित नहीं किया गया है। कारण कुछ भी रहे हों, लोकसभा रद्द हो जाती है या ढेर सारे कहानियां हों, 9-10 साल का वक्त हो चुका, आज तो 11 साल हो गए, उस बात वो 11-12 साल हो गए, और वो बिल अभी तक लोकसभा में पास नहीं हो पाया है, जिसमें प्रावधान था 33% विधानसभाओं में, 33% पार्लियामेंट में, लोकसभा में उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, उनकी विधायिकाओं में स्थिति बहुत खराब है। मैं आपके सामने कुछ देशों के आंकड़े रख देता हूं, उससे स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। लोकसभा में महिला सांसदों की स्थिति में भारत का 193 देशों में 153वां स्थान है। महिला सांसदों को लेकर 193 देश हैं और 153वां स्थान भारत का है। प्रशिक्षणार्थियों, हमारी स्थिति अफ्रीकी देश रवांडा और उनके मुकाबले में बहुत पिछड़ी हुई है। रवांडा अल्प विकसित अफ्रीकी देश है, वहाँ लंबे समय तक जनसंहार, नरसंहार चलता रहा और गृह युद्ध की चपेट में वो देश जलता रहा, और उसके बावजूद वहाँ उस देश के नागरिकों ने 61% महिलाओं को विधायिका में भेजा, राजनीति में भेजा, और वो राजनीति में हिस्सा ले रही हैं, जबकि पुरुषों की संख्या इस अफ्रीकी देश रवांडा में महिलाओं से कम है। एक अकेला देश दुनिया में ऐसा है जहां महिलाएं राजनेता अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, रवांडा ने संविधान में अपने में आरक्षण की व्यवस्था की है, महिलाओं को 30% आरक्षण की, लेकिन वहाँ 30 से भी अधिक महिलाएं वहाँ शासन कर रही हैं। 61% उनकी भागीदारी है। प्रशिक्षणार्थियों, ऐसे ही कुछ देश हैं, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, फैरो आइलैंड, और ब्रिटेन में ये महिलाओं की संख्या 32% और अमेरिका में 23% है, जबकि बांग्लादेश में महिला सांसद 31%, वो 21%, और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में 20%, जो कि हमारे देश भारत से उनकी स्थिति महिला सांसदों को लेकर अच्छी है। प्रशिक्षणार्थियों, 2014 के मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, बताता हूं। 2014 में 545 लोकसभा सीटों पर 65 महिलाएं चुनकर पार्लियामेंट में गईं। लोकसभा में 65 महिलाएं, तो मैं समझता हूं 545 में से 65 महिलाओं का चुने जाना, मात्र 12% महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में हुई। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर ये लोकसभा की सीट निर्धारित की जाती हैं, और भारत का सबसे घनी जनसंख्या का या अधिक जनसंख्या का देश, वो राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक होने से वहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिनमें से मात्र 17.5% महिलाएं चुनकर गईं, तो मैं समझता हूँ वहाँ 14 सांसद महिला होनी चाहिए। बिहार में 40, ये 2014 के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 14 महिलाएं चुनकर गईं। बिहार से 40 सीटें हैं लोकसभा की, जिनमें से 7.9% 3 महिला सांसद चुनकर गईं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें 12% महिलाएं, यानी 12.6% महिलाएं, 6 महिला सांसद चुनी गईं। प्रशिक्षणार्थियों, ये आधी आबादी का देश की 50%
या 48% आबादी का ये 12% है। महिलाओं की देश में संख्या पुरुषों के मुकाबले में आधी है और उसके बावजूद देश की आधी आबादी में से 12% महिलाएं चुनकर जा रही हैं। विधानसभा और राज्यसभा, विधानसभा में और संसद में देखा जाए तो देश का राष्ट्रीय औसत मात्र 9% है। विधानसभा में और भी स्थिति खराब है, लोकसभा में 12% पहुंच गई हैं और विधानसभाओं में राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो 9% ही हैं पूरे देश की विधानसभा। प्रशिक्षणार्थियों, बात अब 17वीं लोकसभा की कर लेते हैं। 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद चुनकर गई, जो एक रिकॉर्ड है देश में अब तक सबसे अधिक मात्रा में महिलाओं का चुने जाने का। 1962 से लेकर अब तक 600 महिला सांसद चुनी गई हैं और 543 में से 48.4% संख्या है महिलाओं की, जिसमें 1962, मेरी बात को सुन लीजिए, 543 लोकसभा सीटों में से 48.4% महिला सांसद की महिलाओं की संख्या है। 48.4, उसमें से 1962 से एक भी महिला सांसद नहीं चुनी गई। इतनी आबादी में से एक भी महिला सांसद नहीं चुनी गई। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आधी आबादी का 12% और विधानसभाओं में राष्ट्रीय औसत 9% है। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ 1962 से लेकर एक भी महिला सांसद नहीं चुनी गई। प्रशिक्षणार्थियों, राजनीतिक दुर्व्यवहार की पहचान के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी इस प्रकार की है और उस भागीदारी के पीछे कुछ तथ्य भी हैं क्योंकि उनके साथ राजनीतिक दुर्व्यवहार होता है। तो राजनीतिक दुर्व्यवहार की पहचान कैसे की जाए, तो आप यहाँ देखिए कि महिलाओं को राजनीति में जाना हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे देश में, हमारे परिवार में हीनता से देखा जाता है। अगर कोई महिला राजनीति में आती है, राजनीतिक क्षेत्र में जाती है, राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करती है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को राजनीति में हे दृष्टि से देखा जाता है, जैसे वो कोई गिरी हुई महिला हो। उसके अपने परिवारजन, उसका पास पड़ोस, उसका समाज और समाज के ये लोग उसको, महिला को हे दृष्टि से देखते हैं। तो इसलिए महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बहुत कम है, क्योंकि उनकी साथ जो राजनीतिक दुर्व्यवहार हो रहा है उसके कारण वो राजनीति में हिस्सा नहीं ले पाती। जो मैंने आपके सामने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के कुछ आंकड़े बताए कि 17वीं लोकसभा में मात्र 78 सांसद महिला हैं। प्रशिक्षणार्थियों, दूसरी जो राजनीतिक दुर्व्यवहार की पहचान है, पुरुष प्रधानता की श्रेष्ठता के भाव का होना। प्रशिक्षणार्थियों, इस समाज में, हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान कर रखा है। पुरुष प्रथम दर्जे पर हैं, श्रेष्ठ हैं, प्रधान हैं। पुरुष के द्वारा वंश चलाया जाता है, पुरुष के द्वारा परिवार का पालन पोषण किया जाता है। इसीलिए पुरुष की शिक्षा की बात की जाती है, महिलाओं की, बालिकाओं की शिक्षा में कटौती कर ली जाती है। उनको पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता, उनको परिवार के संसाधनों में, ससुराल के संसाधनों में कोई हिस्सा नहीं मिलता, उसका संपत्ति पर कोई स्वामित्व नहीं है।
सब जगह पुरुष की प्रधानता, राजनीतिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, सभी पर आधिपत्य है पुरुष का। ये पुरुष की प्रधानता के कारण महिलाओं का राजनीति में, क्योंकि उनकी शिक्षा भी नहीं है, उनके पास आर्थिक संसाधनों का भी अभाव है और उनके पास में संपत्ति का भी अभाव है। ऐसी स्थिति में जिस राजनीतिक दल को महिला ने ज्वाइन किया है, जिस राजनीतिक पार्टी की वो सदस्य है, तो उस राजनीतिक पार्टी के सदस्य उस महिला को लंगड़ा घोड़ा मानते हैं कि लंगड़े घोड़े पर दाव लगाना बेकार है। महिला की इतनी लोकप्रियता नहीं है, महिलाओं का वोट बैंक नहीं है, महिलाओं की राजनीतिक जान पहचान नहीं है। अगर ये हार गई तो पार्टी का पैसा बेकार जाएगा। इसलिए राजनीतिक दल महिलाओं की आर्थिक सहायता भी नहीं करते हैं। वो राजनीतिक दल महिलाओं की आर्थिक सहायता भी नहीं करते, क्योंकि सारे पकड़ किसकी है? पुरुष की। पुरुष का संपत्ति पर अधिकार, आर्थिक क्षेत्र पर अधिकार, राजनीतिक क्षेत्र पर अधिकार, धर्म पर अधिकार, समाज पर अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, सारे अधिकार सुरक्षित हैं तो पुरुष के पास। अब महिलाएं राजनीति में कैसे आए? महिलाओं को ये पुरुष की श्रेष्ठता का भाव और महिलाओं को हीन समझना, महिलाओं को दोयम दर्जा प्रदान करना, इस रूप में आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये महिलाओं के संग होने वाला राजनीतिक दुर्व्यवहार है। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं का राजनीति में आने पर उनका शोषण होता है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। आप देख लीजिए, जिन जिन महिलाओं ने राजनीति में हिस्सा लिया है, उनके शोषण की कहानी से उनका इतिहास भरा पड़ा है। प्रशिक्षणार्थियों, आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ में शोषण, राजनीतिक क्षेत्र में उनके साथ अत्याचार, राजनीतिक क्षेत्र में आपको देखने, सुनने को और पढ़ने को मिल जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं के संग राजनीति में शोषण और अत्याचार का होना, ये पहचान की जा सकती है कि महिलाओं के संग जो शोषण हो रहा है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, तो वो राजनीतिक दुर्व्यवहार की एक पहचान है। राजनेताओं द्वारा स्त्रियों को हथियार बनाना। प्रशिक्षणार्थियों, राजनीतिक दुर्व्यवहार की अगली पहचान है कि जितने भी राजनीतिक दल के राजनेता हैं, वो महिला सदस्यों को हथियार के रूप में काम में लेते हैं। आप देखते हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में महिलाओं को रिसेप्शनिस्ट बनाया जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट में भूमिका है लोगों को लुभाने की, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की, और इसी रूप में राजनीतिक दल महिलाओं को एक हथियार के रूप में उनका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, और उनके लिए राजनीतिक हथियार के रूप में महिलाओं के लिए मात्र एक राजनीतिक हथियार बनकर ही रह जाती है। चला कौन रहा है उस हथियार को? पुरुष। उस हथियार को काम में कौन ले रहा है? पुरुष। प्रशिक्षणार्थियों, राजनेताओं के द्वारा स्त्रियों को हथियार बनाए जाना
भी महिलाओं के संग होने वाला एक राजनीतिक दुर्व्यवहार है। महिलाओं को राजनीति में भागीदारी तो नहीं दी गई, बल्कि उनको यूज किया गया। आपने चाइनीज माल के बारे में सुना हो, यूज एंड थ्रो, उसको प्रयोग में लेते हैं, फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब वो टिकट मांगती है, पद मांगती है या कुछ बात करती है, तो महिला को पद के अवसर नहीं दिए जाते, टिकट के अवसर नहीं दिए जाते। टिकट उन्हीं को मिलता है राजनीतिक दलों में जिन राजनीतिक सदस्यों का पद ऊंचा हो, लोकप्रियता हो और वोट बैंक हो उनके पास, और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और हमारे देश की महिलाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर है, शैक्षिक स्थिति कमजोर है, उनके पास भौतिक और संपत्ति के संसाधन बहुत कम मात्रा में हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल उस महिला राजनीतिक व्यक्ति को, उस महिला राजनीतिक पार्टी की सदस्य को वो एक लंगड़ा घोड़ा समझते हैं कि लंगड़े घोड़े पर दांव लगाना बेकार है। महिलाओं को पद प्रतिष्ठा से नेता, हाँ, महिलाओं के पद और प्रतिष्ठा का जो राजनेता हैं वो उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनका हनन करते हैं। तो ये भी एक राजनीतिक दुर्व्यवहार है महिलाओं के संग, क्योंकि नेता राजनीति में वर्चस्व किसका है? राजनीति में वर्चस्व है पुरुषों का। बड़े बड़े पद किसके पास हैं? पुरुषों के पास। तो वो महिलाओं के अधिकारों का हनन करते हैं अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से। विभिन्न राजनीतिक दलों के जो प्रमुख हैं वो अधिक मात्रा में पुरुष ही हैं। मैं एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि अभी कुछ लंबे समय तक माननीय सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष पद पर रही और उनके इस्तीफा देने के बाद उनके बेटे राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया। अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है, तो वर्तमान में वो कार्यवाहक अध्यक्ष का पद कांग्रेस का संभाल रही हैं। और एक बसपा की सुप्रीमो मायावती हैं और अन्य राजनीतिक दलों में जो पद प्राप्त हैं या प्रतिष्ठित पदों पर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो पुरुष ही हैं। बहुत कम मात्रा में गिनी चुनी महिलाएं हैं, चाहे ममता बनर्जी हों या बहन कुमारी मायावती हों या सोनिया गांधी, ये 2, 3, 4 महिलाएं हैं। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे को भी बनाया गया है, लेकिन अध्यक्ष तो जेपी नड्डा जी ही हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रशिक्षणार्थियों, हमको ये देखना है कि राजनीतिक दलों में नेता जो पदों को प्राप्त करके बैठे हैं वो अपने पद और प्रतिष्ठा का उपभोग करते हुए महिलाओं के अधिकारों का भी हनन करते हैं। वही अधिकारों का हनन उनकी समानता और स्वतंत्रता का सीधा सीधा हनन है। जब समानता का अधिकार उनको दिया गया है तो फिर ये पद और प्रतिष्ठा के बलबूते पर उनके समानता का अधिकार उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? तो ये स्पष्ट रूप से उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ये राजनीतिक दुर्व्यवहार है। प्रशिक्षणार्थियों, राजनीतिक गठजोड़ में स्त्रियों का प्रयोग। अगला बिंदु है कि राजनीतिक गठजोड़ करने पड़ जाते हैं। आप देखते हैं विभिन्न पार्टियों के आए दिन संगठन बनते हैं और वो विभिन्न गठजोड़ के माध्यम से चुनावों में जब उतरते हैं तो आप देखते हैं प्रशिक्षणार्थियों कि राजनीतिक दल
उन महिलाओं का यहाँ भी शोषण कर रहे हैं। आप जो भी दल अपने दल में या अपने दल को दूसरे दल के साथ जोड़ना चाहता है, दूसरे दल के साथ में, जैसे भारत में एनडीए और यूपीए दो प्रमुख राजनीतिक दल हैं जिसमें विभिन्न दलों को सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी से समर्थित विभिन्न दलों को शामिल किया गया है और यूपीए में कांग्रेस पार्टी से संबंधित या कांग्रेस पार्टी को पसंद करने वाले अन्य दलों को शामिल किया गया है। तो ये दलों के गठजोड़ हैं। इन गठजोड़ों में भी महिलाओं का शोषण किया जाता है, उनका हनन किया जाता है और गठजोड़ में उन महिलाओं का प्रयोग किया जाता है। कोई भी बात बिगड़ जाती है राजनीतिक दलों में तो उस बात को संभालने के लिए महिला सदस्यों का उपयोग किया जाता है, महिलाओं का प्रयोग किया जाता है। और स्पष्ट करने के लिए बता दूं कि एक दल को अपने दल में शामिल करने के लिए, दूसरे दल को अपने दल में शामिल करने के लिए या दूसरे दल से गठजोड़ करने के लिए वो महिला सदस्यों का ही चुनाव करते हैं और महिलाओं को इस गठजोड़ में वो प्रयोग करते हैं। तो ये महिलाओं के संग होने वाला एक राजनीतिक दुर्व्यवहार ही है। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है राजनेता अपने भाषणों में ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे वो महिलाओं के बहुत बड़े हितैषी हों। महिलाओं के अधिकारों को लेकर वो बड़े बड़े भाषण देते हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए वो ऐसा प्रदर्शन करते हैं जैसे कि ये पूरे देश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए आए हों। लेकिन वो ही महिलाएं जब अपने आप को सशक्त करने के लिए उस राजनीतिक दल से टिकट मांगती हैं तो ऐसी स्थिति में उनका टिकट काट दिया जाता है, उनको टिकट नहीं दिया जाता, उनका पत्ता साफ कर दिया जाता। क्योंकि मापदंड क्या बना रखे हैं? पुरुष की प्रधानता, शिक्षा पर अधिकार, संस्कृति पर अधिकार, समाज पर अधिकार, धर्म पर अधिकार, अर्थ पर अधिकार, ये ढेर सारे अधिकारों का मालिक पुरुष जो बना हुआ है। तो वो जानता है कि महिलाओं की पॉपुलैरिटी नहीं है, महिलाएं इतनी लोकप्रिय नहीं हैं, महिलाओं के पास में वोट बैंक नहीं है, इसलिए महिलाएं चुनाव नहीं जीत सकती और उनको टिकट देने से पार्टी के लिए कोई फायदा नहीं होगा। तो उन महिलाओं का टिकट काट दिया जाता है और नेताजी अपने भाषण में महिला सशक्तिकरण की और महिलाओं के अधिकारों की बात ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं और जब वास्तविक स्थिति से पाला पड़ता है तो वो महिलाओं को राजनीति में भागीदारी के लिए टिकट भी नहीं देते। प्रशिक्षणार्थियों, क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो ये है कि महिलाओं के लिए राजनीति में सिर्फ उपभोग किया जाता है, उनको यूज किया जाता है। राजनीति में आने वाली महिलाओं को हमारा समाज, हमारे देश में चारित्रिक दृष्टि से हीन समझा जाता है कि राजनीति में वो ही महिलाएं हिस्सा लेती हैं या राजनीति में वो ही महिलाएं जाती हैं जिनका चरित्र कमजोर हो। बताइए, ये महिलाओं के प्रति राजनीतिक दुर्व्यवहार है या नहीं? भाई, एक मछली के नाम पर पूरे तालाब को गंदा कैसे मान रहे हो?
एक दो महिलाएं हो सकती हैं राजनीति में आने वाली या राजनीति में जाने वाली जिनका चरित्र कमजोर हो। क्या 99% महिलाओं का चरित्र ऐसा है जिसकी वजह से आप उनको राजनीति में जाते हुए देखकर उनको चरित्र से कमजोर समझ रहे हो? तो एक महिलाओं के संग ये भी है कि महिलाओं का राजनीति में जाना हमारे समाज के द्वारा ऐसा समझा जाता है कि राजनीति में वो ही महिलाएं जाती हैं जिनका चरित्र कमजोर हो। तो एक चारित्रिक कमजोरी को महिलाओं का राजनीति में आना जाना, इस प्रकार से आंकना, ये महिलाओं के संग होने वाला राजनीतिक दुर्व्यवहार है। मेरी बात समझ सकते हैं कि महिलाओं को वैसे ही गैस लगा लिया, कोई भी महिला राजनीति में आई है और आप उसके चरित्र को लेकर आप उसके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं और आ भी गई है राजनीति में, तो अन्य व्यक्तियों के साथ उसका नाम भी जोड़ दिया जाता है। उनके निजी मामलों को उजागर करती हैं पार्टियां। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारतीय हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री जिनका पदार्पण श्रीदेवी के साथ में हुआ, श्रीदेवी से पहले हुआ, और वो हैं जया प्रदा नाम है, जो समाजवादी पार्टी की सदस्य थी। उन्होंने पार्टी छोड़कर अमर सिंह जी के साथ एक नई पार्टी बना ली और उससे वो चुनाव लड़ी रामपुर में। तो रामपुर में जब वो चुनाव लड़ रही थी तो उनके अश्लील पोस्टर कुछ विपक्षी दलों ने वहाँ लगा दिए। ऐसी स्थिति में उनकी छवि को धूमिल किया गया और उनके निजी मामलों को उजागर किया गया। प्रशिक्षणार्थियों, वो भारतीय हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री हैं और वहाँ ऐसा ग्लैमर चलता है सिनेमा में, तो उनके ग्लैमर के जो पोस्टर थे वो वहाँ डाल दिए गए, जबकि मकसद क्या था कि जयप्रदा जी की छवि को धूमिल करना। तो अगर कोई महिला राजनीति में आ भी गई है, पहले तो उसको चरित्र से कमजोर समझा जाता है और उसने राजनीति में हिस्सा भी ले लिया है तो उसको अन्य व्यक्तियों से उसके संबंध जोड़ दिए जाते हैं। और यहाँ भी जब दाल नहीं गलती, तो जब वो राजनीतिक टिकट भी प्राप्त कर लिया है और वो चुनाव लड़ रही हैं, ऐसी स्थिति में उनकी निजी मामलों को उजागर किया जाता है कि ये तलाकशुदा हैं, इन्होंने अपने पति को छोड़ दिया, ये पति को मारकर आई हैं, ये पति को जलाकर आई हैं, इन्होंने प्रेमी के चक्कर में पति की हत्या कर दी, वगैरह वगैरह तोहमतें लगाई जाती हैं। ऐसी तोहमतें लगाई जाती हैं कि ये पर पुरुषों के संग रहने वाली महिला है, ये उनके निजी मामलों का दुष्प्रचार किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं के संग होने वाला राजनीतिक दुर्व्यवहार है जिसको मद्देनजर देखते हुए महिलाएं राजनीति में कम भागीदारी लेती हैं, जबकि 1993 में ग्राम पंचायत स्तर पर या स्थानीय स्वशासन में उनको 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। और ये मैंने आपके सामने आंकड़े रखे। प्रशिक्षणार्थियों, ये महिलाओं के संग होने वाला लैंगिक दुर्व्यवहार है, ये महिलाओं के संग होने वाला राजनीतिक दुर्व्यवहार है। जो राजनीतिक दुर्व्यवहार की पहचान के चिन्ह मैंने आपको जो बताए हैं वो इस प्रकार हैं कि महिलाएं अगर टिकट भी प्राप्त कर लेती हैं तो उनको चरित्र से कमजोर बताकर और उनके निजी मामलों का दुष्प्रचार करके और पर पुरुषों से संबंध बताकर ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है कि वो राजनीति में हिस्सा लेने से कतराती हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ये कुछ आंकड़े जो महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक दुर्व्यवहार, जिसमें राजनीतिक दुर्व्यवहार की पहचान के लिए कुछ यहाँ चिन्ह आपको बताए, पहचान के चिन्ह। मैं समझता हूँ
मेरे पहचान के चिन्ह आपके समझ में जरूर आ गए होंगे। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना, समझा और जाना। अगर समझ में नहीं आता है पूछ लीजिएगा, पूछने का कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, पूछिए, आपका जवाब दिया जाएगा। मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं और ठीक प्रशिक्षणार्थियों, थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।